नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार भी फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है चीफ की दावत। आज की कहानी है चीफ की दावत, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। ये कहानी 1956 में आती है और भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पहला पाठ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, उसमें संग्रहित है। तो जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, कहानी का नाम है चीफ की दावत। यानी किसी को भोजन पर बुलाया गया है और बुलाया गया इंसान है चीफ। तो ये कहानी 1957 में आता है, पहला पाठ उसमें संग्रहित है। इसके अलावा जो भीष्म साहनी के अन्य कहानी संग्रह हैं उनमें है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, निशाचर, पाली, डायन। ये भीष्म साहनी के कहानी संग्रह हैं। उपन्यासों में जाइएगा तो नेट के दृष्टिकोण से तो इनका एक उपन्यास भी लगा है, तमस, जो पढ़ना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। तो नेट के लिए भीष्म साहनी महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा इनकी जितनी भी रचनाएं सरस्वती पांडे में दे रखी है आप याद करिए, क्योंकि वहीं से क्रम वाले प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब आते हैं कहानी पर। नाम से ही स्पष्ट हो चुका है कि चीफ की दावत है, यानी चीफ को दावत पर बुलाया गया है। तो अब हमें देखना है कि इस कहानी में घटित क्या होता है। कहानी का आरंभ होता है, सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पूछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथे में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो दो पात्रों के नाम आते हैं। देखिए, पहला पात्र आ गए हैं हमारे सामनाथ, दूसरा पात्र आ गए हैं उनकी धर्मपत्नी। ये दोनों किसी चीज़ की तैयारी में जुटे हुए हैं। किस चीज़ की तैयारी में जुटे हुए हैं, ये पर्दा धीरे धीरे खुलते जाएगा। वैसे अगर हम नाम से स्पष्ट करना चाहें तो चीफ की दावत है, तो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। पत्नी ने क्या पहना है, तो ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ क्या है, सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे हैं और अपनी व्यस्तता में चिंताओं को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? क्या समस्या आ गई? माँ का क्या होगा? बाकी जितनी समस्याएं थीं उन्हें इन्होंने हल कर लिया है। कौन सी समस्याएं? तो घर के जो फालतू सामान हैं उन्हें इधर उधर छिपा रहे हैं। सामनाथ जो थे एक तरह से मध्य वर्गीय परिवार से थे, मिडिल क्लास आदमी थे, और उनके घर अब उनके ऑफिस के जो हेड हैं, जो उनके चीफ हैं, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ के जो चीफ हैं आने वाले हैं, तब उनके ऊपर कोई गलत इंप्रेशन ना पड़े, इसलिए ये दिखा रहे थे कि भाई देखिए हम अच्छे खासे दिखते हैं। तो अब इनके सामने एक समस्या आ जा रही है कि माँ का क्या होगा। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। पत्नी क्या सलाह दे रही है कि अगर माँ की जब चिंता आ गई है, उस समय से हम दोनों तो सोचे नहीं थे कि इनका क्या होगा, तो पत्नी सलाह दे रही है कि एक काम करते हैं, घर के पीछे जो इनकी सहेली रहती है इनको वहाँ भेज देते हैं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। पत्नी कहती है कि इनको भेज देते हैं पिछवाड़े जो इनकी सहेली रहती है उनके घर पर। सामनाथ कहते हैं, नहीं नहीं, पहले ही वो बुढ़िया यहाँ आती थी तो बहुत मुश्किल से हमने उससे छुटकारा पाया है, उनके घर नहीं भेज सकते हैं। एक काम करते हैं कि माँ का जो काम है खाना पानी जल्दी करा करके इनको पहले ही हटा देंगे। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी,
जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो देखिए ये कथन श्रीमती का है, सामनाथ का नहीं है। जो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाने खाएंगे, तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यहीं खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो वह जाने। तो अब एक और समस्या आ गई है। पहले तो इन्होंने हल निकाल लिया कि माँ को एक कमरे में भेज दिया जाएगा, भेज करके छुटकारा मिल जाएगा, पर श्रीमती बोलती है भेज तो दिया जाएगा, पर अगर वो सो गई तो क्या होगा। अगर वो सो गई, सोने के बाद खर्राटे लेने लगी तो क्या होगा। तो सामनाथ कहते हैं नहीं, जब वो सो जाएंगी तो मैं ताला मार दूंगा, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद सामनाथ पत्नी के प्रति खीज व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, अपने थोड़ा सा हल्का गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, मतलब इस बूढ़ी माँ से हमारा पीछा छूट रहा था, तुमने जिद करके रोक दिया, नहीं तो हमें इनसे छुटकारा मिल जाता, ये चली जाती। ये समस्या जो देखिए आप, ये यहाँ पर जो उठाया गया है, सामनाथ कहीं ये नहीं सोच रहे हैं कि माँ है मेरी, बूढ़ी है तो क्या हुआ, मेरी माँ है, मुझे उसे अपने पास रखना है। पर यहाँ 1956 में जब ये कहानी लिखी जा रही है, उस समय ही देखिए परिवेश में ये चीज़ आ गई थी कि अपने माँ बाप से बच्चे कैसे कट रहे हैं। आजकल जो ये लोग कहते हैं कि आज के आधुनिक दौर में ऐसा हो गया है कि माँ बाप का कोई देख रेख नहीं कर रहा है, बच्चे कट जा रहे हैं, पर ये चीज़ उस समय ही व्याप्त है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सामनाथ एक तरह से नहीं चाहते उन्हें रखना, क्योंकि उन्हें उनकी माँ अब उन्हें असभ्यता का प्रतीक लगने लगी है, वही माँ जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। आगे आएगा कहानी में, देखिए। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जाप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ भी सोच रही हैं कि बेटे के दफ्तर का बड़ा अफसर आ रहा है तो सभी काम ठीक से हो जाए, जगह साई ना हो, इज्जत हमारी बनी रहे। तो सामना जाते हैं माँ के पास और क्या कह रहे हैं, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। माँ क्या कह रही है कि आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। सामनाथ फिर कहते हैं, जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। माँ कहती हैं, अच्छा बेटा। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। फिर सामनाथ अपना रूटीन बताते हैं कि हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। तो देखिए माँ को बता रहे हैं, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी। माँ सोचती है कि ये मेरा बेटा मुझे छुपा रहा है। वो बेटा जिसे मैंने इस कदर बनाया है कि आज नौकरी पर जा रहा है या जो भी कर रहा है, वो आज मुझे ही छुपा रहा है अपने साहब से। फिर दूर से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना। तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। तो एक चीज़ तो पता चलती है, माँ की जो खराटे थीं तेज़ क्यों आती थी, क्योंकि वो बीमारी से उठी थी तो नाक से सांस नहीं ले सकती थी। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले,
आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करते उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। मतलब माँ कुर्सी पर बैठी थी, कैसे बैठी थी, तो पैरों को नीचे लटका के नहीं, पैरों को ऊपर मोड़ करके वो कुर्सी पर बैठ गई थी। तो सामनाथ इनको बताते हैं कि कुर्सी पर ऐसे नहीं बैठते हैं। फिर सामनाथ आगे कह रहे हैं, और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, सामनाथ को चिंता थी। हर चीज़ की चिंता सामनाथ को है, क्योंकि चीफ उनके आ रहे हैं, तो घर का हर चीज़ किस तरह का हो सोच रहे हैं सामनाथ। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। इसीलिए सामनाथ माँ को इतना छुपाने पर थे कि कहीं चीफ माँ को देख ले तो क्या सोचेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ के लिए कौन सा ड्रेस डिसाइड किए हैं तो नोट कर लीजिएगा, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मज़ा जाता रहेगा। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लग जाएगा, तो ये पार्टी का जो मज़ा है ना, ये सारा चला जाएगा। इस बात की भी परेशानी है सामनाथ को। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पले की ओट में छिपे थे। पहले से कुछ ही कम करूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। सामनाथ कह रहे हैं कि कोई चूड़िया उड़िया हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। माँ कहती है, चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारे पढ़ाई में बिक गए हैं। जितने भी जेवर थे मेरे पास, ये तो सारे तुम्हारे पढ़ाई में बिक गए, मैं कहाँ से लाऊं। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, महत्वपूर्ण लाइन है। यह कौन सा राग छेड़ दिया बा, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका है तो कुछ बन कर ही आया हूँ। नीरा लड़ूरा तो नहीं लौटा। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुंह से यही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। माँ कह रही हैं कि मेरी जीभ जल जाए, मैं बेटा तुमसे जेवर क्यों लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती, पर अब है नहीं। और सामनाथ भी कह रहे हैं कि जेवर, अगर जेवर की बात कर रही हो तो जेवर बिका है, तो मैं तो कोई ऐसे बेरोजगार घूम नहीं रहा। और माँ की जो कद काठी है उसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पले की ओट में छिपे थे। ये लाइनिंग माँ के शारीरिक बनावट के लिए आ रहा है, माँ के कद काठी के लिए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। माँ कहती है, मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देगी।
अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है। यह तो अमेरिकी है, यानी चीफ कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चले जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगें लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। मैम साहब को क्या क्या पसंद आया था? पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ करने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री क्या पहनी है साहब का? काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलास में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। जिस कुर्सी पर बैठा करके सामनाथ ने माँ को प्रैक्टिस कराया था कैसे बैठना है, उसी पर माँ अभी भी पड़ी है, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए। पैर नीचे करने की जो बात सिखाए आए थे वो बात उल्टी पर गई थी और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खराटे की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। ये दृश्य देख करके सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। सामनाथ का जो नशा चढ़ा था पूरा उतर जाता है जब माँ को इस अवस्था में देखते हैं। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, क्या कहा? पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। किसकी? तो माँ की। इतने लोगों को देख करके माँ अचानक से घबरा जाती है। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। सामनाथ माँ को क्या कह रहे हैं कि तुम जाके सो जाओ, इतनी देर तक तुम क्यों जगी हो? और गुस्से भरी नज़रों से चीफ को देख रहे हैं। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन उठे। सामनाथ को ये भी चीज़ बुरी लगी। पहली एक तो कुर्सी पर सो गई थी, ये बुरा ही लगता है। दूसरा, जब चीफ नमस्ते करते हैं तो माँ दोनों हाथों की जगह एक हाथ से ही नमस्ते कर लेती हैं। आगे देखिए। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ की ओर आगे किया। माँ और घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दायां हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे।
क्या कह रहे थे? हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ हड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से संकुचाते हुए बोली, हो डू। एक बार फिर कहकहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। तो देखिए मूल बात यहाँ पर क्या सामने आ रही है। सामनाथ जितना माँ को लेकर के चिंतित थे, उस हद से चीफ ने रिएक्ट नहीं किया। सामनाथ जो सोचते थे कि माँ को देख करके चीफ पर बुरा असर पड़ेगा, पर वैसा हुआ नहीं। चीफ जो होता है माहौल को संभाल लेता है और वो माँ से मिलता है, घुलता है। फिर सामनाथ अंग्रेजी में बोलते हैं, मेरी माँ गाँव की रहने वाली है, उम्र भर गाँव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। सामनाथ ये बात चीफ को कह रहे हैं। चीफ कहते हैं, साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। सामनाथ कहते हैं, कोई टप्पे सुना दो। कौन से टप्पे? तो दो पत्तर अनार दे, दो पत्तर अनार दे, ये टप्पे सुनाने को कह रहे हैं। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की चेहरे की ओर देखती है, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। कौन सा गीत गा रही हैं? तो हरिया नी माए, हरिया नी भेड़े, हरिया ते भागी भरिया है। ये गीत माँ गाती हैं और सामनाथ इनको जो गीत गाने के लिए कहते हैं वो ये है, दो पत्तर अनार दे, दो पत्तर अनारा दे। ये गीत सामनाथ गाने के लिए कह रहे हैं और माँ जो गीत गा रही है वो ये रहा, हिरिया नी माए, हिरिया नी भीड़े। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियाँ माँ गा के माँ चुप हो गई। बरामदे तालियों से गूंज उठा। साहब तालियाँ पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खिज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियाँ थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है? दस्तकारी क्या है मतलब यहाँ के लोग करते क्या हैं, हाथ से बनाते क्या हैं? सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको एक सेट इन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है? सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, क्या बोल रहे हैं? तो लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारी क्या है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर
से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़र बचाते हुए अपने कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमड़ आते। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। आंखों से छल छल आंसू बहने लगे, वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमड़ आते। ये इस तरह की पंक्ति है कि अगर इसको नेट में दे करके अगर पूछ देना कि ये कहाँ से है, राजा निर्वंशिया से है कि परिंदे से है कि चीफ की दावत से है, तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसको अंडरलाइन करिएगा कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे, वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़ के उमड़ आए हों। माँ ने बहुत देर दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह उगने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। माँ को गले से लगा लेते हैं। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछते हुए धीरे से बोली, बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटे माँ को अपने पास नहीं रख सका। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खां पहन लिया है, अब क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान के नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। सामनाथ कहते हैं, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। सामनाथ क्या कह रहे हैं कि जानती नहीं हो, साहब खुश हुआ तो मुझे तरक्की दे देगा। माँ चुप हो गई। बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। तो देखिए, बेटे की पदोन्नति हो, बड़े पोस्ट पर जाए, इसके लिए माँ सोचती है, पर बेटा एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब चीफ कह रहे हैं कि गा दो या कुछ भी करो, तो मैं एक बार भी कहूँ कि सर मेरी माँ जो है अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब ये चीज़ें नहीं कर सकती। ये भाव बेटे के अंदर नहीं आता है। या बेटा चीफ को ला करके उनसे एक बार भी नहीं कहता है कि आइए मेरी माँ से मिलिए, ये मेरी माँ हैं। बेटे के अंदर ये भाव है कि समय के साथ मैं आगे बढ़ गया हूँ और मेरी माँ जो है पिछड़ी हुई सभ्यता की है, इसलिए बेटा उन्हें छिपाना चाहता है। पर माँ के अंदर ये भाव नहीं है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। भले दिखाई नहीं देता है पर माँ बनाने को राजी है। क्यों? क्योंकि बेटे की तरक्की की बात है। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ, मैं
कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी में देखिएगा, एक तरफ जहाँ माँ के तकलीफ़ों को दिखाया गया है, वहीं एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में जब वो आगे बढ़ जा रहे हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग जब आगे बढ़ रहा है, कुछ बन जा रहा है, तो उसे अपने ही परिवार के लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति एक असहजता का भाव उनके ऊपर पनप जा रहा है। वो उनके साथ खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें छुपाने में लग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये असभ्य हो गए हैं, जबकि ये भावना कहीं नहीं आ रही कि इसी असभ्य इंसान ने मुझे सभ्य बनाया है। सामनाथ एक बार भी चिप से नहीं कहते हैं कि ये मेरी माँ है, इनसे आप मिलिए, लेकिन सामनाथ जब माँ का रवैया देखते हैं तो गुस्से में हो जाते हैं। आज भी आप देखिएगा, जो पहले के लोग हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोगों को देखिएगा, वो जब चेयर पर बैठते हैं तो वो पैर को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें चेयर पर बैठने की आदत नहीं। वो बरसों से खाट पर बैठते आए हैं, ज़मीन पर बैठते आए हैं, तो ये उनके स्वभाव में है। उन्हें अगर कोई चाहे कि एक दिन में बदल दें तो ये परंपरा बदल नहीं सकती। तो कैसी रही कहानी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी कहानी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का आज के लिए।